मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्ध नाम है पावन अनुपम बुद्ध नाम से यारी है बुद्ध नाम है पावन अनुपम बुद्ध नाम से यारी है बुद्ध तथागत के सीलों पे चलने की अब बारी है बुद्धि नाम है पावन अनुपम बुद्धि नाम से यारी है बुद्धि नाम है पावन अनुपम बुद्धि नाम से यारी है। बुद्धं शरणं संघं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि। महाराज सुद्धोधन के घर शाक्य वंश में जन्म लिया जीवन की विपदाओं से सुख राज भोग सब त्याग दिया महाराज सुद्धोधन के घर शाक्य वंश में जन्म लिया जीवन की विपदाओं से सुख राज भोग सब त्याग दिया। बोध गया में बोध वृक्ष तर बुद्ध हुए बुद्धि नाम है पावन अनुपम बुद्धि नाम से यारी है बुद्धि नाम है पावन अनुपम बुद्धि नाम से यारी है। मंच पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे अगुआ हमारे मार्गदर्शक और ये कहा जाए कि भारत के आधुनिक भारत के भाग्य विधाता हमारे आपके बीच में मंच पर विराजमान है परम आदरणीय श्रद्धेय पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ में अगर मैं नाम भूल नहीं रहा हूं तो धनपत राम विद्रोही जी उनके साथ में और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का विद्वद्जनों का स्वागत और सम्मान करते हुए सबसे पहले तथागत बुद्ध की वंदना और उनका दिया हुआ वो त्रिरत्न और पंचशील सिद्धांत को दोहराएंगे। तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। निवेदन है सभी लोग हाथ अगर संभव हो तो जोड़ लेंगे क्योंकि किसी महापुरुष का आदर और सम्मान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो थोड़े थोड़े शब्दों में बोलूंगा ताकि सब लोग अच्छे से उच्चारण कर सकें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
संघं शरणं गच्छामि तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब सभी लोग 3 बार तथागत बुद्ध को अपने राष्ट्रीय प्रतीक को मस्तक झुका करके नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। आप लोग अपना अपना स्थान ले लेंगे। अपने देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज, अखंड भारत की पहचान, अशोक स्तंभ, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत का एकमात्र पवित्र धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान का रास्ता दिखाने वाले दुनिया के प्रकाश पुंज महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों की वंदना। तत्पश्चात बुद्ध की लोक कल्याणकारी नीतियों को भारत की सीमाओं को तोड़कर पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले दुनिया के सम्राटों के सम्राट महान सम्राट अशोक का नमन करता हूं। भारत के उस सभी सामाजिक क्रांतिकारियों का जिन्होंने भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, उन सभी महापुरुषों का, शहीदों का नमन करते हुए आप सबको इस हाल में नमो बुद्धाय, जय भारत करते हुए आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी भी हो उपलब्ध करा दें। और एडवोकेट धर्म का नाम आ रहा है, डॉक्टर एडवोकेट प्रियंका कुशवाहा जी शायद नहीं है। संजीव कुशवाहा केपी नगर और मुन्नू लाल कुशवाहा जी। अच्छा, सुजीत कुशवाहा, सॉरी, केपी नगर सुजीत कुशवाहा जी। और कुछ माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी माननीय विद्रोही जी बैठे हैं। माननीय विद्रोही जी का भी माला पहना करके स्वागत करेंगे आप लोग। इतना रणविजय यादव जी आ जाएं।
महत्ता एक तरह से और बढ़ जाती है। हमारे जिले के एक अजीत कुमार आजाद नाम सीआरपीएफ के जवान जो इस भारत की सुरक्षा मान सम्मान के लिए शहीद हुए, उनके पिताजी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं वन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि माननीय प्यारेलाल गौतम जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अपने बेटे को इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुर्बान किया और अभी भी उनका हौसला टूटा नहीं है। वो अपने हौसले से पहले की तरह आज भी कार्य कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि इतनी तेज तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज हो ताकि कि नहीं हाँ कोई इस मंच के द्वारा किसी का सम्मान और स्वागत हो रहा है और पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाने वाले हमारे आप सबके हृदय सम्राट, उस बात को मैं फिर दोहराता हूं कि इस आधुनिक भारत के भाग्य विधाता, जो कभी ये शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया गया था कि राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र के विधाता, उस समय भारत बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज वो भारत कम जरूर हो गया है, लेकिन आज भी हमारे समाज में इस राष्ट्र के विधाताओं की कमी नहीं है। उन्हीं ऐसे संबोधन से भारत के राष्ट्र विधाता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत हो। और हमारे जनपद उन्नाव के ग्राम सभा राजेपुर से ग्राम प्रधान गुरुधामपाल कुशवाहा जी माननीय मंत्री जी को बुद्ध का मोमेंटो देकर के सम्मानित कर रहे हैं। माननीय धर्मपाल कुशवाहा जी, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय आनंद कुशवाहा जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाह रहे हैं अपने पूरी टीम के साथ में। तालियों में कंजूसी ना करें आप लोग। संजीत कुशवाहा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, सही बोल रहा हूं मैं? लक्षण घटनाएं घट जाती हैं, हो सकता है ये प्लान न रहा हो, लेकिन जिस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है और उस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं और हर उस एक तीली का महत्व बताने के लिए माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए 24 किलो की माला बनाई गई। एक विलक्षण घटना है आज जुड़ी है माननीय स्वामी मौर्य जी के साथ में। इसलिए जोरदार तालियों से आप लोगों का पुनः स्वागत करेंगे। 4 लाइनें आप लोगों के लिए अभी बहुत जल्द ही मैंने लिखी हैं, आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। और अगर लगता है कि कुछ संशोधन की जरूरत है तो वो संशोधन के लिए सुझाव भी दें कि लोहे की कलम से पत्थरों पे लिखवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोहे की कलम से पत्थरों पे लिखवाना हर किसी के बस की बात नहीं, और मिटा दे जो इतिहास मौर्य वंश का, अब वो किसी ने वो औकात नहीं। दिया है ज्ञान और विज्ञान बुद्ध ने, दिया है ज्ञान और विज्ञान बुद्ध ने, किसी और की ये सौगात नहीं। बुद्ध अशोक के कारण ही विश्व गुरु, विश्व विजेता है भारत, ये कल्पना की कोई बात नहीं। बहुजन आर्मी के जिलाध्यक्ष
विनीत राजवंशी जी, आप लोग आ जाएं, माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत की इस कड़ी में और चार चांद लगाने की प्रयास करें। तो मैं चाहता हूं कि एक माला इधर देखिए, इधर देखिए, इस साइड हो जाएगी, इधर घूम जाइए। माननीय मंत्री जी, पूरे देश में एक जन चेतना बढ़ाने की जो बात इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप। क्योंकि जब भी मैं सुनता हूं तो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य संविधान की प्रस्तावना की जो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक इसी को आगे बढ़ाने के लिए और इसी के अनुरूप पूरे भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अगर हो जाए तो मैं समझता हूं सभी लोग सुख और चैन और सम्मान का जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा ही संदेश देने के लिए माननीय मंत्री जी आज कलम और क्रांति की धरती उन्नाव को कहा गया है, क्योंकि साहित्यकारों की धरती है और क्रांतिकारियों की धरती नहीं है। इसलिए मैं एक बार पुनः इस कलम और क्रांति की धरती पर माननीय मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत और सम्मान करता हूं। तो भाई माननीय डॉक्टर आर.एन. कुशवाहा जी हमारे आपके बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि वो आए और आज के विषय पर संक्षेप में प्रकाश डालें। माननीय आर.एन. कुशवाहा जी, एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमें दो शब्द आपके बीच बोलने का मौका दिया, इसके लिए हमारे बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो कुछ सीखने का टाइम है। जिस हिसाब से आज मंच है, उस हिसाब से हम सभी को एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो हमारे बीच में हैं, जिनको सीखने के लिए हम सभी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि दो शब्द आपके बीच में कहने का मौका मिल रहा है। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मंचसीन मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी व मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवीगण व उपस्थित सभा में सभी गणमान्य श्रोतागण, आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम सभी से छुपा नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं दो तीन लाइनों में हम इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ जो सम्मान की जो अव्यवस्था चल रही है, उसको स्वयं हमें बनाने की कोशिश करनी होगी। यदि हम
शिक्षा पे बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा से लेके राजनीतिक शिक्षा तक हमको परिपूर्ण होना पड़ेगा। देश हमें खुद तैयार करना पड़ेगा और ऐसे अग्रज गुरुओं की मार्गदर्शन में रहते हुए हमें कुछ अच्छे से सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो लोग जो बताएंगे उसको हम सही मान के आगे बढ़ते चलेंगे। ये संक्षेप में 2 शब्द हमने आपके बीच रखे और आपने सुने धैर्यता के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थितियां कुछ इस कदर हैं। 4 लाइनें इसमें पहले कुछ दिन पहले लिखी थी, तो वो आपके सामने साझा करूंगा। तत्पश्चात मैं इसके उपरांत आमंत्रित करूंगा अपने बड़े भाई और धनपत राम विद्रोही जी का, जिनका टाइटल ही विद्रोही है। शायद उनके तेवरों से या उनकी वाणी से आप लोग वाकिफ होंगे, नहीं होंगे तो आज होंगे। ये हमको आपको मौका मिला है। उस समय मैंने लिखी थी कि आग नफरत की लगाकर अमन चैन की बात करते हैं। आज देश की स्थितियां कुछ इस कदर हैं। आग नफरत की लगाकर अमन चैन की बात करते हैं। शिक्षा रोजगार को बर्बाद कर वो विकास की बात करते हैं। वादे पूरे किए नहीं, आज भी जुमलों की बौछार करते हैं और संपत्ति भारत की डकार कर, संपत्ति भारत की बेचकर खुद को चौकीदार कहते हैं। आज का वो स्थिति है, वो माहौल पैदा हुआ है। ऐसे ही इन सब को जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा धनपत राम विद्रोही जी को, पूर्व मंत्री माननीय जी आए और अपने उद्बोधन से हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय मंत्री जी, साधुवाद माननीय मंत्री जी का। बहुत ही कम शब्दों में अपनी पूरी ऊर्जा से आप लोगों के अंदर वो जोश पैदा करने का प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया। इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी को बुलाऊं, उसके पहले 2 मिनट का समय माननीय डॉक्टर रविंद्र कुशवाहा जी को वो आए और वहां पे विचार रखें। डॉक्टर रविंद्र कुशवाहा जी। कार्यक्रम में उन्नाव जो हमारी क्रांतिकारियों और कलमकारियों की धरती है, बहुत सारे साहित्यकार और बहुत सारे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद जी भी उन्नाव से ही रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमसे पूर्व के वक्ताओं ने सबने बहुत अच्छी बात कही। मैं थोड़ा सा उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक अंग्रेजी एक कहावत है, पहले मैं उसको बोल देता हूं। Until unless the lion learns how to write, जब तक आप स्वयं लिखना पढ़ना नहीं सीखेंगे, दूसरे की लिखी कहानियां पढ़ते रहेंगे तो उसी पर विश्वास करते रहेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी कहानी खुद लिखना आपको सीखना पड़ेगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। हमें केवल इसलिए शिक्षित नहीं होना है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शिक्षित आपको इसलिए होना है कि आप सही और गलत में फर्क कर सकें, आपको ये पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर गलत है तो उसको सही कैसे किया जा सकता है। आपको केवल डिग्री हासिल नहीं करनी। केवल तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। डिग्री और नॉलेज दोनों अलग अलग चीजें। शिक्षित होना और समझदार होना दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षित भी बनिए, समझदार भी बनिए। एक बात और मैं जो यहाँ स्ट्रेस करना चाहूंगा कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं। शिक्षा उनसे बाहर निकलने का बहुत सशक्त माध्यम है। खासतौर से हमें महिला शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर कोई लड़की पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी
आपका परिवार, आपका नाम रोशन होगा। जिस घर में जाएगी उस घर का भी नाम रोशन होगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हम में से तमाम लोग जब शादी की बात आती है तो इतना दहेज हम देंगे, 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, इतना बढ़िया गेस्ट हाउस और तगड़ी व्यवस्था करते हैं। अगर उसका एक छोटा हिस्सा उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया जाए, उसको अच्छी शिक्षा दिलाने में खर्च किया जाए, तो शायद आपको इतना दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से एक अच्छे लड़के स्वयं ही आपके घर पर आएंगे, उनके परिवार के लोग, भैया आपकी लड़की बहुत अच्छी है, अच्छी नौकरी में है, हम खुद रिश्ता लेके आए। तो शिक्षा का महत्व तो बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अ चाइल्ड स्ट्रांग एज उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। जब आप किसी जंजीर या किसी रस्सी को खींचेंगे तो जहां वो कमजोर है वहीं से टूट जाएगी। तो हम कम से कम इस लायक बने कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, आगे बढ़ें। अपने अगल बगल से शुरू करिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाके करें, लेकिन आप अपने घर, अपने परिवार, आपके अगल बगल जो आपके साथ के लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करिए। वो आगे बढ़ेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक लास्ट बात और कहूंगा कि जिंदगी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एक कमजोर जिंदगी, अगर आप बहुत 80 साल 100 साल तक जीते भी रहे, लेकिन अगर हम अपने लिए या अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जिंदगी बड़ी करने का टारगेट रखिए, लंबी हो या न हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब का कि आपने बहुत अच्छे विचारों से तमाम कुरीतियों पर के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसके उपरांत मैं माननीय मंत्री जी को बुलाऊं अपने उद्बोधन के लिए। उसके लिए मैं 4 लाइनें से माननीय मंत्री जी का स्वयं स्वागत करूंगा और माननीय मंत्री जी का आगमन में स्वागत करने के लिए एक नौजवान भी आपके स्वागत पे कुछ कहना चाहता है, मैं उसे आमंत्रित करूंगा। माननीय अर्पित जी को तैयार रहें आप। वो 4 लाइनों से कि उस कालखंड को याद करो, उस कालखंड को याद करो जब सोने की चिड़िया था भारत, करुणा मैत्री के बल पर विश्व विजेता था भारत, सीलों का पालन होता था, जब सीलों का पालन होता था विश्व गुरु तब था भारत, और जब मौर्य वंश का शासन था चहुओर सुरक्षित था भारत। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं माननीय मंत्री जी का आह्वान करूंगा, लेकिन नौजवान साथी को 2 मिनट 1 मिनट का मौका देते हुए वो आए और अपनी बात रखें माननीय स्वामी जी के लिए। सामाजिक न्याय के पुरोधा श्रद्धेय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कलम और क्रांति की धरती उन्नाव पर हार्दिक अभिनंदन है। मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय विद्वज्जनों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सत्ता के शिखर पर बैठे हुए सत्ताधीश मदानों को जब यह लगने लगे कि वह देश के आका हो गए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया से पलट कर पूछने लगे, हु द पीपल? आप कौन लोग जो मुझसे सवाल कर रहे हो? तब तक असहमति का हाथ उठाना पड़ेगा मेरे मित्रों। ये तो सही बात है कि जब राजा अनाचारी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, तब तक उसे सत्ता के सिंहासन से खींचकर आम जनता के बीच में खड़ा कर देना हर युग के चाणक्य रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य का कर्तव्य है कि उसे सत्ता के से खींचकर उसे आम जनता के बीच में खड़ा कर दे। ये तो सही बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, मुझे याद है जब उन्होंने 2022 के चुनाव के पहले इस्तीफा दिया था, मुझे याद है भली बात कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो आरक्षण घोटाला था, ये मुझे आज तक याद है कि वो बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कि समाज के हित में खड़ा होना है, समाज के साथ में खड़ा होना है। इसीलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बुलाने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि कितनों को मंजिल दिखानी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन हाथों की लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। मैं
मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी वाणी से, अपने विचारों से उस उन्नाव के लोगों को और हम सबको कृतार्थ करें। इस उन्नाव की ऐतिहासिक धरती जिसका देश की आजादी में एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में महान योगदान था, उस पर उस धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ में चल करके आए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, हमारे दूसरे साथी अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी, प्रदेश के महासचिव लखनऊ मंडल के प्रभारी भाई शत्रुघ्न सिंह मौर्य जी, प्रदेश सचिव और लखनऊ मंडल के प्रभारी भाई धुनीलाल जी, साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित पूर्व प्रधान सम्मानित धर्मपाल जी, अमरेंद्र शंकर काका जी, साथ में चल करके आए हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित साथी डॉक्टर रामायण जी, साथ ही साथ हमारे बीच में विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे सम्मानित आनंद कुशवाहा जी, डॉक्टर आर्यन जी, भाई रंजीत कुशवाहा जी, डॉक्टर रविंद्र जी, अभी नौजवान साथी बोल रहे थे भाई अर्पित जी, भाई सोनू जी, संदीप कुशवाहा जी, नौजवान साथी जिन्होंने आयोजन में अहम भूमिका निभाई जितेंद्र मौर्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे सम्मानित जगन्नाथ बौद्ध जी, साथ ही साथ हम सबके बीच में उपस्थित संजीत कुशवाहा जी, मुन्नू लाल जी, रणविजय यादव जी, सवाब हुसैन जी, आशीष कुशवाहा जी, संजय लाला जी के साथ साथ सभी कार्यक्रम के आयोजक साथियों कि आप सभी भारत की वर्तमान तस्वीर से अवगत हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी के विश्वास के साथ धोखा किया और उसका परिणाम है आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबका साथ का नारा देने वाले लोग जब से सत्ता में बैठे हैं, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। गाहे बेगाहे यदि कभी कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन आया भी तो नकल या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दोबारा वो परीक्षा कभी हुई नहीं। परीक्षा हुई भी तो उसके परिणाम नहीं आए। और जब सरकारी नौकरियां नहीं
तो देश का नौजवान तो बेरोजगार होगा ही होगा। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य सर डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से SC, ST, OBC को जो आरक्षण का अधिकार दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को आरक्षण की सुविधा, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को 27% की आरक्षण की सुविधा आज पूरी तरीके से सरकार ने नकार दिया है। पहले तो सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण नहीं, क्योंकि आरक्षण तो सरकारी नौकरी में थी। जब सरकारी नौकरी भरती ही नहीं तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हुआ। और यदि कभी कोई भर्ती हुई भी, अभी अभी हाल में एक रेलवे में भर्ती, SC, ST, OBC के जो लड़के पास आउट हुए थे लिखित में, इंटरव्यू में एक इन्होंने नया फंडा निकाल दिया है, नॉट फाउंड सुटेबल। क्या निकाला है? नॉट फाउंड सुटेबल। इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल करके सारे SC, OBC को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनके खाली पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दिया। EWS को आरक्षण मिला 10%। रेलवे की नौकरी में उनको 45% पदों पर सम्मिलित कर दिया गया। SC, ST, OBC के आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको वापस कर दिया। हम बड़े गलत मुकाबले में हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की रक्षक है। आप वोट देने के लिए हिंदू हो, सही मायने में अगर आपको हिंदू मानते तो आपके हकों पर डकैती नहीं डालते, आपके आरक्षण को खत्म नहीं करते, देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार नहीं बनाते, सरकारी नौकरियां गायब नहीं करते। यही नहीं, जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इन्होंने एक एक करके उन सरकारी विभागों को बेचना शुरू कर दिया। आपको मालूम है, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए। बंदरगाह जानते हैं, समुद्र के किनारे जो पानी वाले जहाज के ठहरने वाले अड्डे होते हैं, जहां से सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को दे दिया। LIC जैसी बड़ी संस्था को भी अदानी को हिस्सेदार बना दिया। ये सभी विभाग आपके हैं, जिनका मैंने नाम लिया, ये सभी विभाग लाभ वाले हैं। नुकसान में चलते होते बेचते तो समझ में आती कि सरकार नहीं चला पाई थी इसलिए बेच दिया। ये सारे के सारे विभाग लाभ देने वाले विभाग थे, फायदे में चल रहे थे, फिर भी इन्होंने अपने चहेते पूंजीपतियों को मालोमाल करने के लिए लाभ वाले सारे सरकारी विभाग उनको सौंप दिए। यानी नौजवानों की सरकारी नौकरियों की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों का भी गला इस सरकार ने घोट दिया। साथियों, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। और जब से भाजपा सरकार आई, इसने देश के गरीबों की संख्या बढ़ा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं।
अब बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों की किस्मत 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द मंडराएगी, तो देश का कोई विश्वगुरु बनेगा क्या? 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन कौन लगाएगा? जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास कोई बिजनेस रोजगार कारोबार नहीं है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, वही 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाएगा ना। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 80 करोड़। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देने का पीठ थकवाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब, लाचार, बेवस, मजबूर की जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। हम कहते हैं सरकारी नौकरी क्यों नहीं? गांव का सबसे छोटा सरकारी मुलाजिम होता है सफाई कर्मी। हमारी सरकार थी, हम पंचायती महाराज मंत्री थे, उस समय लगभग 1,08,000 सफाई कर्मी भर्ती हुई थी। सफाई कर्मी भी आज की तारीख में 35-40 हजार रुपया महीना पाता है। यानी सबसे छोटा सरकारी मुलाजिम 45-40 हजार रुपया पाता है, वो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए थोड़ा नहीं लगाएगा। आप हर घर में अगर नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दो तो 5 किलो 10 किलो चावल की बात जाने दो, वो हो नौकरी पाने वाला व्यक्ति जरूरत पड़ने पर 5 कुंतल 10 कुंतल चावल लाएगा, दाल लाएगा, आटा लाएगा, उसको आपकी मेहरबानी पर जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सरकार तो चाहती है ये देश के लोग इतने मजबूर हो जाएं, इतने मजबूर हो जाएं कि हमारे 5 किलो 10 किलो चावल पर हमारा गुणगान करें और हमें ओढ़ दे करके हमेशा हमारी ताजपोशी भी करते रहें। इसकी पॉलिसी है और कहते हैं हम विश्वगुरु बनाएंगे। तुम क्या विश्वगुरु बनाओगे? विश्वगुरु तो बहुत पहले बुद्ध भारत बन चुका है। जिस दिन तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया, मानव मानव एक समान की विचारधारा फैलाई, उसी दिन हमारा भारत पूरे विश्व का गुरु बन गया। अब आपको विश्व गुरु बनाने की जरूरत। साथियों, यही नहीं, आज किसान आंदोलित है। पिछले 3 सालों से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 850 किसान अब तक शहीद भी हो गए। किसानों की एक ही मांग है कि लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था भाजपा ने, आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिया। कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो कर दो। कम से कम किसानों की लागत तो निकल आए। तुम लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते हो, किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो। किसानों के आगे धूल झोंकने के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो 5-6 हजार रुपया सालाना प्रधानमंत्री सम्मान निधि देते हैं। अरे माननीय मोदी जी, आपका 6,000 रुपया सालाना सम्मान निधि चूल्हे भार में जाए, क्योंकि आपके छुट्टा जानवर लाखों की फसल किसानों की चर करके चौपट कर दे रहे हैं। आप इन छुट्टा जानवरों पर तो कम से कम अंकुश लगा लेते। लाखों की फसल चर करके चौपट कर दे रहे हैं। वो अपने खेतों में अगर छोटा किसान भी है तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का तार लगाता है, उसके बावजूद उसकी फसल नहीं बचती और कहते हैं और 6,000 रुपया देते हैं। लाखों की फसल चरवा करके 6,000 रुपया देने के ढिढोरा पीटते हो। यह केवल देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं।
यही नहीं, आज किसान मारा फिर रहा, नहीं ये शिक्षा के माध्यम से गांव के मजदूर, किसान, गरीब के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश चल रही है। इनकी एक रणनीति है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब शिक्षा रहेगी ही नहीं, इनको उच्च शिक्षा से वंचित करो। जब उच्च शिक्षा नहीं रहेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटी आईएएस नहीं बन पाएंगे, आईपीएस नहीं बन पाएंगे, प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। अपने आप जब उस शिक्षा ही नहीं पाएंगे तो बड़ी नौकरियों का सपना भी नहीं देखेंगे, बड़ी नौकरियों में बैठने भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज शिक्षा महंगी, दर महंगी होती जा रही है। सामान्य लोग अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। हम लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कभी छात्र थे, वहां से एमए एलएलबी करके निकले थे। आज का प्रवेश होता तो हम लोग भी नहीं पढ़ पाते। पहले साल में एक बार परीक्षा का पैसा देना पड़ता था, अब क्या सेमेस्टर कर दिया। हर क्लास में 2 बार, जहां 1 बार देना पड़ता था वहां 2 बार, जहां 2 बार पूरे बीए 2 साल का होता था 2 साल करना पड़ता, अब 4 बार देना पड़ता है। कहीं कहीं 3 साल की डिग्री है तो अब बढ़ा दिया, डिग्री बढ़ा दिया गया, ला 5 साल का कर दिया गया, कहीं कहीं ग्रेजुएट में 3 साल कर दिए गए। ये क्या है? ये शिक्षा महंगी करने की एक साजिश है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे न पढ़ पाएं। अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए। कहते हैं छात्र नहीं है। अपने निकम्मेपन को नहीं कहेंगे कि हम इतने निकम्मे हैं कि हम विद्यालय नहीं चला पा रहे हैं। अब विद्यालय चले कैसे? जब एक स्कूल में एक अध्यापक होगा और कभी कभी एक अध्यापक 2-2, 3-3 स्कूल चलाएगा तो बच्चों की पढ़ाई क्या होगी? स्कूल कोई माता पिता अपने बच्चों को इसलिए भेजता है कि हमारा बच्चा जाकर वहां पढ़े। हमने कई स्कूलों में देखा है, एक अध्यापक है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, पांचों कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठा करके कटहरा पढ़ाता है, गिनती पढ़ाता है, पहाड़ा पढ़ाता है। अब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सबके बच्चों का आईक्यू एक है क्या? इसका मतलब जानबूझ करके साजिश की तहत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को पढ़ाई से शून्य किया जा रहा है, जिसके चलते पढ़ाई के प्रति लोगों का रुझान घटे और लोग अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। इन्होंने एक योजना चलाई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। जानते ही क्या है? यानी जो बाप दादा पुरखे कभी करते रहे, मोची का बेटा मोचीगिरी करे, लोहार का बेटा लोहारी करे, कुहार का बेटा कुहारी करे, बढ़ई का बेटा बढ़ईगिरी करे, दूध दही वाले का बेटा दूध दही बेचे, सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेचे, यानी गांव में सफाई करने वाले का बेटा सफाई करे। यानी जो बाप दादा पुरखे करते रहे आजादी के पहले गुलाम भारत में, उस परिस्थिति में इस देश के 90% लोगों को ले जाना चाहती है सरकार। इस देश में 90% कौन है? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। इनको फिर से
पुस्तकीय कामों की ओर ठेलना चाहती है और साजिश के तहत उच्च शिक्षा से वंचित करती है और शिक्षा से वंचित करने के ही क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को ऋण मार रही है। साथियों, हम आप सब से गूंगे भरे से बैठे रहेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं ना, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। हम गूंगे रहेंगे, बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे, तो इसका मतलब है जो सरकार आपके बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म कर रही है, उस शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रही है, आप उसमें हिस्सेदार बन रहे हो। मौनम स्वीकार लक्षणम, सरकार के खिलाफ आवाज न उठाना, चुप रहना अपने आप में मौन स्वीकृति को इंगित करती है। और इसीलिए साथियों, मैंने सोचा कि किसी न किसी को सड़क पर निकलना चाहिए, किसी न किसी कोई संज्ञा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए 15 मार्च जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर मानवर काशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हमने संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने का निर्णय लिया। अभी पहले चरण का मेरी यात्रा हुई है। लखनऊ से मैंने शुभारंभ किया, रायबरेली अमेठी होते हुए इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र होते हुए रीवा सतना के बॉर्डर के इलाहाबाद भूभाग को टच करते हुए कौशाम्बी, ऊंचाहाट, दलमऊ, लाल होते हुए उसकी वापसी हुई। जो ऐतिहासिक भीड़ सड़कों पर निकली तो ऐसा मुझे आभास हुआ कि जैसे जनता पहले से इंतजार कर रही थी कि कोई न कोई हमारी समस्या को लेकर आए। अभी लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल का एक साथ में जनहित यात्रा लेकर चलूंगा। चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, हम सभी जिलों में पहुंचे, कोशिश करें अधिक से अधिक विधानसभाओं में जाएं। इसलिए हमने पूरी यात्रा को 9 चरणों में किया है। एक चरण में 2 मंडल लेंगे। जैसे पहले चरण में हमने प्रयागराज इलाहाबाद मंडल और मिर्जापुर मंडल लिया। दूसरे मंडल की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी, जिसमें बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल लेने जा रहा हूं। तीसरे मंडल के कार्यक्रम की घोषणा 2 अप्रैल के पहले मैं कर दूंगा, क्योंकि जब हम दूसरे यात्रा पर निकलते हैं तो उसके पहले तीसरे की घोषणा हम आने वाले कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। तीसरे चरण की घोषणा हम 2 अप्रैल की यात्रा शुरू करने के पहले कर देंगे। और इसलिए साथियों, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हिटलरशाही रास्ते पर जा रही है। इस देश में हमारे महापुरुषों ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक लंबा संघर्ष किया। तथागत बुद्ध ने आज से लगभग 3000 साल पहले इस देश में करुणा, मैत्री, बंधुत्व यानी भाईचारे पर आधारित समाज की रचना का बीजारोपण किया था। ऐसा समाज
जिसमें जात पात छुआछूत ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 19 में इस बात का साफ निर्देश है कि हम समाज के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन हो क्या रहा है, संविधान की कसम खाने वाले लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। क्यों? इनका एक षड्यंत्र है, साजिश है। कोई नौजवान रोजगार की बात न करे, महंगाई के खिलाफ आवाज न उठे, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग न करे, SC, ST, OBC पर हो रहे जनजातीय अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, और साथ ही साथ महंगी शिक्षा के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। देश बेहतर जा रहा है, इसका कोई विरोध न करे। अस्पतालों में गरीबों के लिए दवा नजारत है, इस पर कोई बहस न करे। इसलिए साजिश के तहत ये कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद में मंदिर खोलने का शिगुफा, और कभी औरंगजेब को लाके खड़े कर देते हैं। इस देश का SC, ST, OBC भी धर्म के नाम पर पागल हो जाता है और मूलभूत समस्याओं पर बात करने के बजाय हवा में तैरने लगता है। साथियों, हमने कहा आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, इसलिए आज जो हकीकत है उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। लोकतंत्र है, आवाज उठानी होगी। हमारी सरकार होती थी, 1 रुपए 2 रुपए की पर्ची बनती थी, 6 महीने गरीब जो है अपनी जरूरत की दवाइयां लाता था। आज पर्चा लिख दिया जाएगा, आपको दवा निःशुल्क नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक मुसलमानों पर आज कहर बरपा जा रहा है। कल भी लखीमपुर में एक दलित बेटी को मार करके पेड़ में लटका दिया, उसका आधा शरीर जमीन पर था, आधा लटका मिला। फतेहपुर में कल एक मोरा समाज के नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला, मुआ डाला। रोज कोई न कोई घटना घटती रहती है, लेकिन हिंदू के नंबरदार बन करके आज अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, बल्कि धार्मिक उन्माद पैदा कर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि आप जानते हैं इस देश का मुसलमान, सिख, ईसाई कहीं बाहर से नहीं आ रहा, सब इस देश के हैं। जो कभी दलित कहे जाते थे, पिछड़े कहे जाते थे, शूद्र कहे करके जानवर से मतलब जिंदगी बनाई जाती थी, जानवर से मतलब उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उन्हीं लोगों में से, उन्हीं शूद्रों में से सम्मान स्वाभिमान की भूख को लेके कभी कोई ईसाइयत कबूल कर लिया, कभी कोई इस्लाम कबूल कर लिया। सिख धर्म का इजाद भी गुरु नानक ने इसी चलते किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को बौद्ध धर्म शरण गच्छामि कह करके बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये इसीलिए इस देश का बौद्ध, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, इस देश का मुसलमान सब आपके भाई। ये हिंदू मुस्लिम की लाश के सौदागर हिंदू मुस्लिम खून खराबा करा करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने रहने के लिए हमारे आप सबकी आंख में धूल झोलने काम करते हैं।
इसलिए जिन महापुरुषों ने हमें सम्मान प्रायमान दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों में बिताई, बुद्ध के विचारों का भारत बनाया कभी सम्राट अशोक ने, हमारे संतों गुरुओं ने भी समय समय पर इस आवाज को उठाया। संत कबीर, गुरु नानक, संत रविदास, आज गुरुओं ने भी हमें झकझोरा सम्मान के लिए, और सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार स्वामी नाइकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, पेरियार ललित सिंह यादव, रामशिव वर्मा जी, बिहार में लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और इन तमाम महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी ने। मानव काशीराम जी ने देश के बहुजन समाज को जगाया। कभी हम लोग नाम लगाते थे, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौम जगाई, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौम जगाई। आज काशीराम साहब नहीं, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं, ज्योतिबा फुले जी भी नहीं, महिलाओं में भी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसी महिलाओं ने महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत की। तो साथियों, आज हमारे महापुरुष नहीं, जिसका मतलब क्या उनका विचारों का कारवा रुक जाएगा क्या? ये बात सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन सकते, स्वामी प्रसाद मौर्य मानव काशीराम नहीं बन सकते, स्वामी प्रसाद ज्योतिबा फुले नहीं बन सकते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन महापुरुषों की विचारधारा को आप तक पहुंचाने के लिए डाकिए काम जरूर कर सकते हैं। तो हम डाकिया बन करके, पोस्टमैन बन करके अपने महापुरुषों की विचारधारा को संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में घर घर जनता ले जाने का काम करेंगे। हम जानते हैं लाख आवाज उठाने के बावजूद भी ये गूंगी बहरी अंधी सरकार जो कुंभकर्णी नींद सो रही है नहीं जगेगी, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाना आसान होता है और जागता हुआ व्यक्ति जो सोने का नाटक करता है उसको जगाना बहुत कठिन होता है। तो ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में जो खून है उसमें बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, काशीराम साहब का खून दौड़ रहा है, ज्योतिबा फुले का खून दौड़ रहा है, सम्राट अशोक का खून दौड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। नहीं सुनेंगे तो ठीक, हम सोचते हैं हमारी यात्रा काम हो गई या कामयाब हो गई, और हम जानते हैं नहीं सुनेंगे तो ऋषि यात्रा के माध्यम से 2027 में इनकी विदाई का रास्ता हम दिखा देंगे और सत्ता से बाहर कर देंगे। इसलिए साथियों, हमारी मांग भी है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो। जब तक रोजगार नहीं दे पाते उनको रोजगारी भत्ता दो, महंगाई पर रोक लो, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण 100% पूरा करो, जातिवाद गणना कराओ, जाति के आधार पर, जाति के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करो। आउटसोर्सिंग और मामले पर काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मी, आशा बहुवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, आज सभी को सरकारी कर्मी घोषित करो।
और पूरा का पूरा वेतन लो। उच्च शिक्षा से वंचित करने का पार करने वाले भाजपा के लोगों निर्माण है। तुम फिजूल की नारेबाजी मत करो। वन नेशन वन इलेक्शन कभी संभव नहीं है। लोकतांत्रिक हमारा देश है। 1952 में पार्लियामेंट और असेंबली चुनाव 7 हुआ, लेकिन कभी मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार भंग कर देता है और कभी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट भंग कर देता है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट भंग करता है तो मुख्यमंत्रियों की राय की आवश्यकता नहीं होती, और मुख्यमंत्री जब असेंबली भंग करता है उसे प्रधानमंत्री की राय की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जिसके नाते 52 में एक साथ शुरू हुए असेंबली पार्लियामेंट चुनाव आज आगे पीछे हो गए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक सिस्टम में कभी कामयाब नहीं हो। अगर ये करना ही है तो मेरी मांग है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। एक शिक्षा एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार के रूप में हमें शिक्षा का अधिकार दिया। अगर मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार मिला है तो इसका व्यवसायिक नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है जो वन नेशन वन एजुकेशन होगा, समान शिक्षा मिलेगी। अमीर गरीब के सब बच्चों को बराबर की जब एक शिक्षा मिलेगी तो अपने आप विषमता खत्म होगी। और इसके साथ ही साथ न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जितने भी न्यायपालिका हैं, निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब में SC ST OBC का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज पर विशेष रूप से हो रहे जाति ध्रुवों से हत्याएं हैं। फर्जी FIR कराई जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियां की किताबें लूटी जा रही है। इस पर तत्काल रोक लगाया जाए और आपराधिक कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथियों, ये बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर के हम संविधान सम्मान और जनहित पुकार यात्रा के माध्यम से निकले। हमारे कुछ साथी कहते हैं महाराज जी धर्म पर बोलते हैं। शायद अंदर अंदर उनके अंदर भाजपा का कीड़ा घूमता रहता है। सभी धर्म का मकसद है मानव कल्याण। अगर कोई इंसानियत का दुश्मन है, जाति के आधार पर किसी कत्ल करता है, जात के आधार पर घृणा नफरत पैदा करता है, जात के नाम पर समाज को बांटने का पाप करता है, तो धर्मी नहीं, वो धर्मी है।